की मूर्तें, रेखाचित्र 8। नाम भौजी। मैं जिंदगी में पहल उस दिन पालकी पर बैठा था। भैया की शादी होने जा रही थी और मैं शहबाला था। पालकी पर भैया थे, मैं था। 4 मुस्टंडे कहार हमें ढोए जाते। पालकी के भीतर चमकीले गुच्छे लटक रहे। ऊपर कारचौबी का उकाम चमचम कर रहा। आगे पीछे बाजे बज रहे, ढोल, शहनाई, बांसुरी, ताशे, सिंघे, सबको मिलाकर एक अजीब ढंग का शब्द हो रहा था। बगल में बल्लम लिए और पताका फहराते पायक चल रहे थे। हमारे बोदल ठाकुर हजाम पर हम चंवर डुला रहे थे। घोड़े तो सवारों को लेकर सर से आगे निकल रहे थे। हाथी के घंटे हम सुन रहे थे। भैया सजे सजाए थे, रंगीन चमकदार कपड़े पहने, सिर पर जरी की टोपी दिए। उनके मस्तक पर चंदन की अजीब सी छाप थी। आँखों में काजल था। एक रुमाल से वह मसें भीगी हुई हैं जिन पर अपने उन अधरों को ढांपे हुए थे। न जाने भैया के मन में क्या क्या भाव उठ रहे थे, किंतु मैं तो मस्त था अपनी इस पहली बारात यात्रा पर, बाजे गाजों पर। हाँ, कभी कभी सोचता कि भौजी भैया से पहले तो मैं देखूंगा ना। शाम को बारात दरवाजे लगी। अच्छी बारात थी। अच्छा परिछावन हुआ। चूने से पुता हुआ भैया के ससुराल का वह खरपैल मकान कोलाहल से फटा जा रहा था। दरवाजे के भीतरी हिस्सों में स्त्रियों का एक अच्छा खासा झुंड भैया का चुमावन कर रहा था। भैया के हाथों में 5 सुपारी रखे गए, रुपए रखे गए, दही की छोटी मटकी रखी गई। भैया के इस आव भगत पर मेरे मन में कुछ ईर्ष्या जग रही थी कि एक युवती मेरे गाल पर दही लगाकर ठठा पड़ी। हंसी की तरंग सी उठ गई। सभी स्त्रियां, नहीं युवतियां, ठहाके मारकर जोर जोर से हंस रही थी। इस हंसी के साथ हमारे कानों में अट्टहासों का हुजूम आकर टकराया। दरवाजे के बाहरी हिस्से में सरातियों और बारातियों में दिल लगियां चल रही थीं। दोनों पक्ष जबान दराजी से नहीं, अट्टहासों से एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक हंसी होती रही, किंतु अंत में हंसी हंसी में तनातनी हो गई। मक्खन में मानो रेत मिल गई। बारात में मेरे फूफा जी भी आए थे। मेरे फूफा जी गोरे खूबसूरत नौजवान थे। चंपारण में उनका घर था। उस जमाने में उनके यहाँ सिर पर जुल्फ रखने का रिवाज था। शौकीन नौजवान सिर पर लंबे घुंघराले बाल रखते, जिन्हें कंघी से 2 हिस्सों में बड़ी सुघराई से बांटे रहते। भैया के ससुराल का गांव संस्कृति के लिहाज से बहुत पिछड़ा था, इसमें तो शक ही नहीं। फूफा जी के इन बालों पर किसी ने भद्दा मजाक कर दिया। फूफा जी शरीफ थे, चुप रहे, किंतु हमारे पक्ष वालों ने इसका बुरा मान लिया। उनके अपमान को अपने सर्वश्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझा। बात बात में बात बढ़ गई। किसी ने गुस्से में कह दिया, बारात लौटा ले चलो। फिर क्या था, एक अजीब सा हुड़दंग मच गया। चलो चलो और घेरो घेरो का दौरा दौड़ी शुरू हुई। घोड़े वाले तो घोड़े दौड़ाकर निकल गए। हाथी को लोगों ने लठ से घेर लिया। बाराती सराती इस तरह से मिल रही कि समझ ही नहीं आता था कि कौन क्या है। हमारी पालकी एक अजीब ढंग से चक्कर काट रही थी। कभी एक पक्ष से उसे 10 गज आगे घसीट ले जाता, तो कभी दूसरा पक्ष 10 गज पीछे। बेचारे कहार हट्टे बट्टे बने हुए थे। कभी कभी मैं पालकी में ही लाठियों की खटखट सुनता। यह अजीब बारात, पहली ही बारात का यह अजीब अनुभव। खैर, थोड़ी देर में फिर शांति हुई। मेरे बाबा बड़े ही शांत चित्त व्यक्ति थे। उन्हीं के प्रयत्न से शांति हुई। बारात जनवासे में आई। जब सब लोग निश्चिंत हुए, बाबा को सुनते हुए कहा, बुरी जगह पोते की शादी की, भगवान इनकी छाप से इनके बाल बच्चों को बचाए। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। धधकती हुई बालू की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी भरी फुंडी देखता है, तो उसकी आंखें ही नहीं तृप्त हो जाती। उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी शिराओं का एक एक रक्त बिंदु नृत्यशील हो उठता है। कुछ क्षणों के लिए उसका शरीर जीवन हरितिमामय हो जाता है। खजूरों की इस झुरमुट में वह मीठे फल और मीठा पानी पाता है।
एक आध दिन वहीं रहकर वह आनंद मनाता है, रक्त संचय करता है, फिर ताजगी और नई उमंग लेकर आगे बढ़ता है, आगे जहाँ फिर वही अनंत बालुका राशि है। भारतीय जीवन में ये जो रूखा सूखापन सर्वत्र दिख पड़ता है, उसका कारण ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन आप जिधर जाइए, इधर उधर जिधर नज़र दौड़ाइए, उसका राज्य साम्राज्य पाएंगे। खिंचा खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दों सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रहे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। जिसका खेलकूद में मन लगा, गाने बजाने का शौक हुआ या नाट्य प्रहसन की ओर जिसकी प्रवृत्ति हुई, बस वह लोगों की नज़रों से गिरा। मानता हूँ हम होली खेलते हैं, विजया मनाते हैं और दिवाली सजाते हैं, किंतु वे हमारी ज़िंदगी के पासिंग फेज़ हैं। हमारी ज़िंदगी के साथ नत्थी है 12 मासा, मुहर्रम, मनहूसियत, मुर्दनी। परिवार को ही लीजिए, पति अपनी पत्नी से बच्चे बच्चे फिरने की कोशिश करता है, पत्नी की शर्म या संकोच का क्या कहना, चुप चोरी से मिलो, होठ होठ से बातें करो और देखो हंसी घूंघट या रुमाल से बाहर न निकले। बेटी बेटे अपने पिता माता के सामने हंसना इठलाना बुरा समझते हैं। किसी के घर में अगर कोई वृद्ध पितामह बचे हैं, तब तो मानो सबके मुंह पर ताला लग गया। जवान बहनें भाई के सामने आने जाने में भी संकोच करती हैं, तो भाई भी उनसे अलग अलग रहने की कोशिश करता है। छोटे भाई की पत्नी की छाया बड़े भाई पर नहीं पड़नी चाहिए। बहुएं सास को देखते ही सहम उठती हैं। जेठानी सास नंबर 2 का काम करती है। जो लड़की हंसती खेलती चुहले करती या तेजी से चलती है, उसकी जिंदगी मुहाल ही सहम उठती है। तिरिया चंचल अति बुरी, क्या कवि गिरधर दास नहीं कह रहे हैं? इस तरह के निरानंद और निष्पंद जीवन में भौजी की स्थिति सचमुच अरब में हरा भरा नखलिस्तान। घर भर में और कहीं जो कुछ हो जहाँ भौजी, वहाँ विनोद और व्यंग्य हमेशा मंडराया करते हैं। रंग जहाँ तरंग पैदा करता है, किशोरी ननदे और नौजवान देवरों का जमघट, हा हा ही लपट झपट उठा पटक। छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ भी जहाँ अपने और रस में सराबोर करने में बाज नहीं आते। भौजी आई, मेरे घर में भी आनंद कुछ बन गया। भौजी अभी बिल्कुल किशोरी थी, उनके अधरों पर पूरा रस नहीं आया था, उनके अंग अभी भी पूरे नहीं थे। लंबी पतली छड़ी सी, लेकिन सोने की छड़ी नहीं, इसे कहने में मैं संकोच नहीं करूँगा। उनका वर्ण द्रविड़ आर्य रक्त के सुंदर सम्मिश्रण का नमूना था। वर्ण ही नहीं, गठन भी। उन्नत ललाट, भवे उठी हुई पतली पतली काले बालों में घुंघरालापन, जब उन्हें खोलती तब अजीब लहरदार मालूम होते थे। गिरदाबों से भरी हुई यमुना की धारा नाक ललाट के नज़दीक जाकर जरा चिपक सी रही, किंतु उसका अग्र भाग काफ़ी सुंदर मोहक। होठ कुछ मोटे किंतु चिबुक का रसीलापन इनके इस किंचित ऐब को ढक देता, और उन होठों के भीतर से जो पंक्तिबद्ध सुंदर चमकीले दांत थे, जब भौजी हंसती सचमुच मोती झड़ने लगते। मुझे अपने बचपन में तो ऐसा ही मालूम होता था। थोड़े ही दिनों में भौजी ने सबको अपने स्नेह सूत्र में बांध लिया। घर की बड़ी बूढ़ियों की भी प्रशंसा पात्र बन गई। भौजी उनकी सेवा सत्कार करती, उनके आदेशों को सिर आंखों पर लेती। भौजी में हुनर भी अच्छे थे, वह बढ़िया सिलाई करती थी, कसीदा काटती। जब खाना बनाने में लगी, उनकी तारीफ और बढ़ गई। अच्छा खाना ही नहीं बनाती, बहुत ही बढ़िया ढंग से परोसती। परोसने की भी एक कला होती है, यह भौजी ने सिद्ध कर दिया। भौजी की तारीफें होती, भैया की माँ मेरी चाची फूली नहीं समाती। ऐसी सुंदर सुघड़ पतोहुल पाकर भला कौन सास अपने ओ कृत्य कृत्य नहीं समझेगी। भौजी का घर हम देवरों का टेली भवन था। जो ही गांव की पाठशाला से छुट्टी मिली, हम दौड़े दौड़े भौजी के घर घुसे। भौजी हंसकर हमारा स्वागत करती, जलपान कराती, सुपारी लौंग देती जिनमें मुनक्के भी मिले होते। भौजी से गप्पे लड़ती, खेल होते, दिल्लगियाँ होती, गालियाँ होती, हाथापाई और धमाचौड़ी भी। भौजी अभी किशोरी ही थी। हम कई देवर मिलकर उन्हें पराजित भी कर देते। कभी कभी हम मौज में आते तो उस छोटे से घर में ही आँख मिचौनी भी ठेल लेते। गृहस्थ का घर था, लंबा चौड़ा, अगल बगल जगह जगह अन्न रखने की मिट्टी की कोठियाँ पड़ी थी। एक कोने में एक बड़ा सा काठ का संदूक था।
हम उन्हीं की आड़ में छिपते छिपाते। एक दिन मुझे नई बात सूझी। मैं एक कोठी पर चढ़कर घर की मोटी धरन पर जा छिपा। भौजी घर के कोने कोने में खोजकर हार गई। कोठियों की ओट में संदूक के पीछे नीचे मैं नहीं मिला तो उन्होंने कोठियों के पेट में भी झांकना शुरू किया। इसी समय मैं धरन पर से अट्टहास कर उठा। वह चौंकी, चकित हुई। तब तक मैं कोठी पर होते हुए उनकी गर्दन पर था। वह मुझे लिए दिए खाट पर आ रही। हंसते हंसते हम दोनों के पेट में गुदगुदी लग गई थी। उस साल जो पहली होली आई उसकी बात मत पूछिए। वसंत पंचमी से होलिका दहन तक 1 महीना 10 दिनों तक हम रंग में सराबोर थे। कहीं से खेलते कूदते आए, या तो भौजी ने ही हमारे गालों में हुदक्का दे दिया या हमने ही उनके गालों पर अबीर मल दी। खास होली के दिन पहले तो हमने उन्हें खूब मिट्टी पानी से चहबोच दिया और दोपहर के बाद तो बिल्कुल रंग में ही जैसे डुबो दिया हो। गांव भर के नंदे और देवर आए थे। सबने अपने मन के अरमान निकाले। सबकी खातिर बात भौजी ने उसी प्रेम भाव से किया। सबकी जबान पर भौजी की तारीफ थी। लोग यह भूल ही रहे थे कि भौजी उस गांव से आई हैं जिसकी निंदा करते ही सभी बाराती लौटे थे। इसके 10 बरस बाद की बात। मैं अब शहर में पढ़ता हूँ। कभी कभी ही घर पर जाना होता है। घर भी वही पुराना घर नहीं रहा। समूचा शिराज बिखर चुका है। एक ही घर में कई चूल्हे जल रहे हैं। आपस में बांट-बरा हो चुका है। चाचा और भैया भी जुदा हो चुके हैं। भौजी भी हमसे अलग है। उनकी सास मेरी चाची मर चुकी हैं। अब भौजी ही अपने घर की मालकिन है। उनकी गोद में बच्चा है, मेरा प्यारा भतीजा। लोगों के चूल्हे ही नहीं अलग हुए, दिल भी जुदा हो चुके हैं। ना वह प्रेम भाव है, ना वो शील स्वभाव। सारा घर कलह में फंसा हुआ है। मर्द तो भर दिन काम धंधे में फंसे रहते हैं, अलग अलग खेत खलिहान में लगे रहते हैं, किंतु औरतें तो एक ही आंगन में रूटीन के 2-4 काम, खाना बनाना आदि करती हैं और बाकी समय में हुक्का पीकर झगड़ती हैं। खाना बनाते समय भी उनके मुंह बंद रखने की तो ज़रूरत ही नहीं होती। कलह कलह कलह, सारा घर जैसे नरक बन गया है। घर के कुछ बुजुर्ग जैसे बाबा या बड़े चाचा खाने आते तो कुछ देर के लिए जैसे विराम संधि हो जाते, नहीं तो कलह का चरखा दिन रात चला करता। हाँ, निद्रा माई भले ही उनमें कुछ घंटों का व्यवधान कर दे। और इस कलह में भौजी का स्थान कुछ पूछिए मत। खानदान और प्रारंभिक वातावरण का क्या असर होता है स्पष्ट देखिए। 10 वर्षों तक जो बारूद राख के नीचे ढपी थी वह अचानक विस्फोट कर उठी है। जिस मुंह से कभी फूल झड़ते थे अब उससे विष बुझे तीर निकलते हैं। भौजी की गालियाँ, अरे कलेजे ओबी जैसे आर पर कर जाए। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। भाभी का दर्जा माता का है। नई रोशनी की पुस्तकों में मैंने पढ़ रहा था। फिर मैं एक दिन धीरज खो बैठा। मैं घर की इस कलह से दूर रहने की कोशिश करता। भौजी के बच्चे को दिन भर कंधे पर लिए चलता। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भौजी के बाणों का निशाना मुझे भी होना पड़ेगा। किंतु यह क्या, उस दिन मैं खाने गया, देखा आंगन में कोहराम मचा है। मैंने धीमे से भौजी से कहा, थोड़ी देर मेहरबानी कीजिए, फिर इस घर को तो नरक तो रहना ही है। बस फिर क्या था, भौजी बरस पड़ी और एक पर एक ऐसे तीर ताक कर कलेजे में मारे कि मैं आपे में नहीं रहा। क्रोध में पागल हो बेहोशी में क्या जट करने जा रहा था यह तब पता चला जब देखा कि भैया मुझे पकड़े हुए और भौजी घर की किवाड़ बंद चित्कार कर रही हैं। यह नहीं कि भैया मुझसे झगड़ रहे थे या भौजी पर मैंने हाथ छोड़ा था। मुझे अपनी ओर बढ़ते देखकर पहले तो उन्होंने ताने पर ताने दिए जैसे मैं उनसे रुक जाऊंगा। फिर भागकर घर में बंद हो गई और जोर से चिल्ला पड़ी जैसे मैंने ही उन्हें पीटा हो। हल्ला सुनकर भैया दौड़े आए थे और अब मुझे आंगन से बाहर ले जाने की कोशिश में थे। निसंदेह मैं अपने इस गुस्से पर शर्मिंदा था। यदि भौजी ने अपना बचाव न किया होता, वक्त पर भैया ना आ गए होते तो मुझसे कुछ अक्षम्य अपराध हो गया होता और इसका प्रभाव घर पर क्या पड़ता कह नहीं सकता। किंतु इस घटना से मैंने सबक लिया। ज्यों ही घर का सूत्र मेरे हाथों में आया, मैंने अपने परिवार को उस घर से अलग करने का निश्चय कर लिया। अलग मकान बनवाया और उसी में चला आया। लेकिन थोड़े ही दिनों में मैंने देखा भौजी साधारण स्त्री नहीं है। जब तब वह वहाँ आकर भी अपने दिल का बुखार उतार जाती हैं। गांव ही छोड़ देना पड़ेगा, कभी कभी मैं सोचता, और शायद वही करता अगर एक और बात नहीं होती।
और ख़ास उसी बात के लिए आज ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। नहीं तो अपनी स्वर्गीय भौजी की जग हंसाई के लिए अपनी कलम उठाने से पहले उसे तोड़ देना मैं पसंद करता। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही उठती है। हमारे दोस्त हैं, एक संपादक दोस्त, कट्टर राष्ट्रीयतावादी, और हम हैं समाजवादी। अतः ऐसे मौके आते ही रहते हैं कि हमसे नाराज़ होकर अपने पत्र के कॉलमों को हमें खरी खोटी सुनने में सर्व करते हैं। उनकी निर्मम आलोचनाएं, उफ, हम तिलमिला उठते हैं। किंतु यह देखा, जो ही सरकार ने हम पर प्रहार किया या किसी दकियानुसी अखबार ने हमारी निंदा की, बस उनकी आलोचनाओं की बैटरी उस ओर मुड़ी, मानो उनकी दलील हो, ये हमारे हैं, हम इन्हें गाली दें या पुचकारें, भला तुम कौन होते हो इनकी ओर आंखें उठाने वाले। आंख उठाओगे तो उसे फोड़ दूंगा। हाँ, कुछ इसी जोश और खरोश से वह टूटते हैं उनकी ओर। और ये कहना तो फिजूल ही है कि व्यक्तिगत सुख दुख में वे इस तरह हमारे शरीक होते हैं कि यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह हमारे तीव्र आलोचक भी रह चुके हैं। मेरी भौजी की भी यही हालत थी। वह हमें गालियाँ देती, हमसे झगड़े करती, हमारी ज़िंदगी हराम किए रहती, किंतु मान लीजिए वह बक झक कर रही हों कि उन्हें खुश करने या उत्साहित करने को कोई स्त्री बीच में टपक पड़ी और हमें खरी खोटी सुनाने लगी, फिर क्या, भौजी झट उस पर उलट पड़ी। किसने तुमने कहा मेरे बीच में पड़ने को? वे बुरे हैं और तुम? हट मेरे सामने से। सूप हंसे छलनी को जिससे सहस्र छेद। मैं तुम्हें नहीं जानती डायन कहीं की, किंतु मुझ पर तुम्हारा डायनपन नहीं चलेगा। मैं निकाल लूँगी आँख, खींच लूँगी जीभ, ओझा बुला के नंगी नचवा दूँगी। मेरे नौहर में ओझा है जिसे देखते ही डायनें कपड़े खोल देती हैं। हाँ, वे बुरे हैं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं समझ लूँगी उनसे। मैं दबैल हूँ जो किसी की मदद खोजूँ, निकल यहाँ से। यूँ ही क्या क्या न बकने लगी। वह बेचारी बहुत चुप रफू चक्कर हुई, नहीं तो हमसे झगड़ा छूटकर उसी से जुड़ जाता, और इस जवान के झगड़े में कौन उससे पार पाए। फिर ज्यों ही कोई व्रत त्यौहार आया कि पूरी विराम संधि हो गई। यूँ तो भौजी अबदन इस तरह कसा हुआ था कि वह हमेशा ही अपनी उम्र से छोटी पड़ती थी। 40वें वर्ष में भी चेहरे पर आव, दांतों में चमक, छाती पर उभार और चाल में मस्तानापन, किंतु व्रत त्योहारों में अपने को सज धज रखने में कभी न चूकती। होली में तो जैसे पागल हो उठती, अपने अधवयस चिंता से जर्जर देवरों को खोज खोज बुलाती, हाथापाई करती, कीचड़ में उन्हें नहलाती और स्नान आदि के बाद उन पर अबीर या अब्र डालती। ऐसी एक भी होली की मुझे याद नहीं जब भौजी के हाथ से मिट्टी पानी, अबीर, अबरक पाने और मालपुए गुलगुले खाने का मौका नहीं मिला हो। भौजी का बेटा सयाना हो चला था, लड़की भी काफ़ी बड़ी हो चली थी। मैंने एक बार कहा, भौजी अब इन बच्चों को होली खेलने दीजिए, हम आप देखा करें। भौजी बोली, वाह बबुआ, जवानी ढल गई तो क्या मन भी ढल गया। बच्चे अपनी होली खेले, हम अपनी खेलते हैं, उनके अपने दिल, हमारे अपने दिल। भौजी का रोआ रोआ हंस रहा था। और क्या, बच्चों से उनका कितना स्नेह रहता। इन झगड़े झमेलों के बीच भी मेरे घर आती और मेरे बच्चों को उपटन और तेल लगा जाती, काजल लगा जाती, उन्हें गोद में लेकर खिलाती, हंसाती। एक बार देखा कि मेरे बच्चे को गोद में लिए उसकी माँ से झगड़ रही हैं, और जो ही बच्चा रो उठता है झट अपना स्तन उसके मुँह में रख देती हैं। एक दिन इसी तरह उनका कलह मेरी रानी से चल रहा था कि मेरे बड़े बच्चे की रोने की आवाज़ आई। झगड़ा छोड़, यह कहती हुई दौड़ी कि किसने मेरे बच्चे को मारा। बात सी झपटती उसी की ओर गई और मैंने देखा कि बच्चे को लिए दौड़ी आ रही हैं। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, उसे बिढ़नी ने डंक मारा था। बच्चे को मेरी रानी की गोद में दौड़ी दौड़ी गई, किरासन तेल ले आई, गेंदे के पत्ते ले आई और जहाँ डंक था वहाँ लगा दिया। यही देहाती दवा थी। बच्चा थर थर काँप रहा था, डंक ज़्यादा जहरीला था, उसे बुखार हो गया। जब तक बुखार रहा, भौजी अपना और मेरा घर आंगन एक किए रही। 1 जून तो उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल सका। भैया हंसते हुए आए और मेरी रानी की ओर लक्ष्य करके कहा, झगड़ा हो तो ऐसा, मेरा खाना बंद हो गया। भैया का भोजन मेरे ही घर पर हुआ, तभी तो आज भौजी नहीं है। मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चों की धर्म की माँ समझती हैं, और उन दोनों की शादियों में उसने क्या क्या न किया। भौजी थी तो कलह थी, उनकी स्मृति ने उस कलह को स्नेह में बदल दिया है। मैं जब जब संपादक दोस्त निकट जाता हूँ, इच्छा होती है कि उसके चरण छू लूँ,
उम्र में मुझसे बुजुर्ग भी हैं, और जब जब भौजी की याद आती है दोनों हाथ मिलकर मेरे सिर से लगते हैं।